चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। आपको हम बता दें कि अभी तक के हमने इतने सारे लेक्चर यहाँ अपलोड कर चुके हैं कि आपको जानकर है क्या होगी, हैरानियत होगी, क्योंकि हमने जो यहाँ पे किया है वो शायद दूसरे चैनल वाले ना कर पाएंगे। हमने यहाँ पे मेड जी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दिए हैं फ्री ऑफ कास्ट। जो आपकी 700-800 की बुक आती है ए की, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, उसको पूरा हमने यहाँ पे डाल दिया। अभी तक आपने यदि देखे होंगे स्टार्टिंग से यदि देखे होंगे तो हमने एसएससी जेई के प्री के प्रीवियस ईयर डाल दिए, यहाँ तक कि मेंस के भी जो प्री में आने लायक क्वेश्चन थे वो भी डाल चुके हैं। तो आपको यहाँ पे यदि अच्छे से कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली यदि आपने वीडियोस देखा है तो जो इस बार का एसएससी जेई है वो बहुत अच्छे से आप फाड़ कर आने वाले हैं। मैं सच बता दूं, ये कोई मजाक नहीं है, हकीकत है भाई, है ना। तो क्योंकि इसका कारण है ना यार, आप जब क्वेश्चन लगाते हो, आप जब क्वेश्चन को लगाते हो, है ना, तो आप उससे फैमिलियर हो जाते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ तक कि रिपीटेड क्वेश्चन, अब रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, सीधे कॉपी पेस्ट किया जाता है, याद रखो, है ना। तो इसलिए आपको ना तैयार होना है। हमारे देखो भाई, लेक्चर देखो जिससे कि आपका फायदा होगा, समझ रहे हो बात को। चलिए, तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को अंतिम तक के आपको देखना है ताकि आपका फायदा होने पाए, आप कुछ कर पाओ, समझ रहे हो। चलिए चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से ये एमपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है ना। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन मिक्स है, पर यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए, इसमें जो एमपीएससी है ये एमपीएससी मैथ्स भी पूछता है। एमपीएससी जो है मैथ्स को भी पूछता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स हमारा एक पार्ट ही है, तो उसको भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते यहाँ पे पहला क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक करो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ, ठीक है, इज नॉट अ टेस्ट ऑफ, थोड़ा सा, इज नॉट अ टेस्ट फॉर मेजरिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। भाई रिपीटेड क्वेश्चन आ गया आपका, समझ, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो आपके टेस्ट, तो ये आपका कौन सा हो गया आंसर इसका, ठीक है, कौन सा हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है, सी। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट जो होता है ये इसके लिए नहीं होता, ठीक है, वर्केबिलिटी के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्टोन हुज क्रशिंग स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। कौन से ऐसे स्ट्रेंथ की स्टोन है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेनाइट की, मार्बल की, चाक की, स्लेट की, किसकी होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें होगी ग्रेनाइट की, ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट जो है आपकी, ये इग्नियस, किससे, इग्नियस रॉक से ये अपने को मिलता है, ठीक है। हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ इसकी होती है। चाक जो होती है सबसे लोवेस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस पर बिल्डिंग बायलॉस हाउ मच, ठीक है, हाउ मच शुड बी द मटेरियल marginal distance that is to be left in the front, ठीक है। देखो इन द फ्रंट, इसमें क्या हो जाएगा, एज पर द बिल्डिंग बाय लॉस हाउ मच शुड बी द मार्जिनल डिस्टेंस दैट इज टू बी लेफ्ट इन द फ्रंट। इसमें क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 3 मीटर, एटलीस्ट 5 मीटर, मोर देन 5 मीटर, मोर देन 10 मीटर, राइट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मच शुड बी द मार्जिनल डिस्टेंस दैट इज टू बी लेफ्ट इन द फ्रंट। फ्रंट में आपकी जो मार्जिनल डिस्टेंस होगी अपने कितना रखते हैं, तो क्वेश्चन थर्ड का आपका हो जाएगा 3 मीटर, राइट। फ्रंट में हम रखते हैं यहाँ पे कितना मार्जिनल डिस्टेंस, 3 मीटर, राइट। 3 मीटर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, इसको ध्यान देना है थोड़ा सा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, जनरली क्या चीज, जनरली व्हाट रेट शुड स्लीप फ्रॉम बी लिफ्टेड, ठीक है।
क्या बोल रहा है, जनरली एट व्हाट रेट शुड स्लीप फ्रॉम लिप्टेड। इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर तो फिलहाल में सी हो जाएगा, 20 to 30 सेंटीमीटर पर हावर। ठीक है, 20 to 30 सेंटीमीटर पर हावर, ये चीज यहाँ पे है। और ये स्लीप है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे स्लीप का मतलब क्या है, इसका बैकग्राउंड में चलते हैं। स्लीप फॉर्म, ठीक है, स्लीप फॉर्म कंस्ट्रक्शन और कंटिन्यूसली फॉर्म्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंटिन्यूसली फॉर्म कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर देखो, इज ए कंस्ट्रक्शन मेथड in which concrete is powered into a continuously moving form। बात समझ में आ गए? जो स्लीप है आपका, एक तरीके से स्लीप, ये सोने वाला स्लीप नहीं है, एक तरीके से ये जो स्लीप है एक कंस्ट्रक्शन मेथड है, आपकी कंस्ट्रक्शन मेथड है। बात को समझो, कंस्ट्रक्शन ये मेथड है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कंक्रीट जो है वो एक तरीके से कंटिन्यूसली मूविंग फॉर्म में रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। बेसिकली दिस मेथड इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूस प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन अ सेलो मोल्ड having the same plan as the building to be constructed, right? This rigid mold or slip form, ठीक है, forms the working deck which is jagged slowly upward at a controlled rate until the required elevation is reached। तो ये सारी कहानी है आपकी। तो जो स्लीप एक तरीके से बोलना चाहिए क्या है, मेथड है। तो इसमें आपका जो कंक्रीट है वो लिफ्ट किया जाता है कितना, 20 to 30 सेंटीमीटर पर हावर, ये चीज, ठीक है। चलिए, ये थी आपकी यहाँ तक की कहानी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है। व्हाट इज द मूलियन इन विंडो शटर। जो विंडो शटर होता है उसमें व्हाट इज द मूलियन, ये मूलियन चीज क्या हो गई, मूली वाला मूलियन नहीं है ये, है ना, ठीक है, मूली वाला मूल्य नहीं है, यह है इन अ विंडो शटर। इसमें क्या हो जाएगा, वर्टिकल मेंबर रनिंग थ्रू शटर ऑफ विंडो, हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ शटर, ठीक है, इंक्लाइन बेटनिंग। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, सिंपल। तो इसमें हो जाएगा, देखो ये है वर्टिकल मेंबर रनिंग थ्रू शटर ऑफ द विंडो, वर्टिकल मेंबर है ये एक तरीके से, वर्टिकल मेंबर रनिंग थ्रू शटर ऑफ विंडो, राइट, ये चीज। अ मूलियन इज अ वर्टिकल एलिमेंट दैट फॉर्म्स अ डिवीजन, ठीक है, बिटवीन यूनिट्स ऑफ अ विंडो ऑन स्क्रीन और इज यूज डेकोरेटिवली, राइट। तो ये हो गया आपका आंसर। मूल्यन एक तरीके से डेकोरेटिवली के लिए यूज किया जाता है, पर ये याद रखना मूल्यन में वर्टिकल मेंबर आपको याद रखना है, मूल्यन में वर्टिकल मेंबर याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। इसमें क्या हो गया, देखो आंसर देखेंगे इसका क्या है, कवरिंग कैपेसिटी ऑफ सीमेंट पेंट, ठीक है, कवरिंग कैपेसिटी ऑफ सीमेंट पेंट जो है उसकी कवरिंग कैपेसिटी बताना है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, इसका आंसर होगा डी, अबाउट 4 मीटर स्क्वायर पर केजी पर कोट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, राइट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है क्या, 4 मीटर स्क्वायर पर कोट, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते जल्दी से, याद रखेंगे सारी चीजें। चलो, एज पर आई एस स्पेसिफिकेशन, ठीक है आपका। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, कवरिंग कैपेसिटी ऑफ सीमेंट पेंट, जो सीमेंट पेंट रहता है उसकी कवरिंग कैपेसिटी आपकी होती है कितनी, समझ रहे हो कितनी होती है, 4 मीटर स्क्वायर पर केजी पर कोट, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर आईएस स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट फॉर 28 डेज, ठीक है, क्या बोल रहा है, द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट फॉर 28 डेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल चेक करो यहाँ पे जल्दी से। हाँ देखो, नॉट मोर देन 100 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है, नॉट मोर देन 50 कैलोरीज पर ग्राम, नॉट मोर देन 75 कैलोरीज पर ग्राम, एंड नॉट मोर देन 150 कैलोरीज पर ग्राम, राइट।
बात समझ आ रही है? जब भी जो हीट आपकी क्या होती है, हीट हाइड्रेशन होता है, उसको हम कैलोरीज पर ग्राम पे देखते हैं। ठीक है, कैलोरीज पर ग्राम में इसको नापा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली इसका आंसर यहाँ पे होगा कितना, नॉट मोर देन 75 कैलोरीज पर ग्राम। ये चीज यहाँ पे हो जाएगा किसके लिए? लो हीट के लिए। लो हीट, तो आपकी जो लो हीट है वो कितनी निकलेगी, याद रखना है आपको, कितना, 75 कैलोरीज पर ग्राम। ये चीज ध्यान रखना है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, राइट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, तो मतलब 100 के करीब, बट नॉट एक्चुअल 100। ठीक है, तो 75 कैलोरी पर ग्राम। चलिए आगे बात कर लेते हैं जल्दी से। 75 कैलोरी पर ग्राम, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल, ठीक है, इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, एस्पेक्ट प्लानिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोर एरिया रेशियो प्लानिंग, ठीक है, प्रिंसिपल, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, प्रोस्पेक्ट, एस्पेक्ट, रूमिनेस, ठीक है, फ्लोर एरिया रेशियो। तो क्वेश्चन 8 में आपका सिंपल क्या हो जाएगा, फ्लोर एरिया रेशियो। विच देखो, इसका बैकग्राउंड में चलते हैं। फ्लोर एरिया रेशियो इज द रेशियो, ठीक है, इज द रेशियो ऑफ अ बिल्डिंग्स टोटल फ्लोर एरिया टू द साइज ऑफ द पीस ऑफ लैंड upon which it is built, right? It is not a principle of planning, it is not a principle of planning, and it is fixed by the municipal corporation of the area, right? तो ये चीज यहाँ पे आपकी होती है। तो इसका आ गया क्या, फ्लोर एरिया रेशियो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। टू वाट, टू वाट इज रिलेटेड इन कंक्रीट टेक्नोलॉजी। सिंपल है मेरे भाई, जियोलॉजी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, रियोलॉजी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, मिनरलॉजी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, इकोलॉजी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। तो इसका क्वेश्चन 9 का सिंपल रियोलॉजी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, राइट। तो इसमें आपकी मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। वर्केबिलिटी इज द ईज विथ विच कंक्रीट कैन बी poured in the farm works is related the flow, ठीक है, फ्लो एंड फ्लूइडिटी ऑफ कंक्रीट, ये चीज होती है। फिर उसके बाद में रियोलॉजी टर्म, रियोलॉजी इज टर्म दैट इज मेनली यूज्ड फॉर फ्लूइड्स, ठीक है, दैट मेनली यूज्ड फॉर फ्लूइड्स whose flows properties are complicated in nature, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। हेंस इज इन कंक्रीट टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू रियोलॉजी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, ठीक है। रियोलॉजी जो होता है ये एक तरीके से आपकी जो भी फ्लूइड वाली जो कहानी होती है उसमें इसको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा, यहाँ क्या बोल रहा है, व्हाट डज नॉट फिट इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल, ठीक है, व्हाट डज नॉट फिट इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है, बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है, व्हाट डज नॉट फिट इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल बेस्ड ऑन फंक्शन, राइट। तो बेरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल, कॉम्पेक्शन पाइल, सीट पाइल, स्टील पाइल, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो बोल रहे फिर से, डज नॉट फिट इनटू क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल फाउंडेशन ऑन फंक्शन, पाइल फाउंडेशन ऑन फंक्शन, ठीक है। बेरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल, कॉम्पेक्शन पाइल एंड स्टील पाइल। तो यहाँ पे आपका क्या, कॉम्पेक्शन पाइल एंड स्टील पाइल। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सिंपल डी, स्टील पाइल, ठीक है। बोल रहा है ना यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है, तो स्टील पाइल यहाँ पे हो जाएगा। देखो आपको मैं बता देता हूँ, जो आपका कहना चाहिए जो फंक्शन है, फंक्शन के हिसाब से आपके कौन कौन से हो जाएंगे। देखो लोड बेरिंग पाइल, ठीक है, पहला लोड बेरिंग पाइल, दूसरा हो जाएगा टेंशन और अपलिफ्ट पाइल्स, ठीक है, टेंशन और अपलिफ्ट पाइल्स, कॉम्पेक्शन पाइल्स, एनकोर पाइल्स, फेंडर पाइल्स, सीट पाइल्स, बेटर पाइल्स, ठीक है। तो ये होती है आपकी क्या, फंक्शन के अकॉर्डिंग। वहीं पे यदि मैं बात करूँ मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन की बात करूँ तो उसमें क्या हो जाएगा, ड्रिवन पाइल, बोर्ड एंड कास्ट इंस्टीट्यूट पाइल्स, ठीक है, ड्रिवन एंड कास्ट इंस्टीट्यूट पाइल्स, ठीक है, बोर्ड बोर्ड हो गई एक, और ड्रिवन एंड इंस्टीट्यूट पाइल्स, ठीक है, जेक पाइल्स, स्क्रू पाइल्स, ये सारी हो गई।
वहीं पे बेस्ड ऑन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लोड की बात करें तो इंड बीयरिंग पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल्स, ठीक है, कंबाइंड इंड बीयरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल्स, ये चीज हो गया। और वहीं पे यदि बात करें, ठीक है, मटेरियल के हिसाब से तो वो हो जाएगा टिम्बर पाइल, स्टील पाइल, कंक्रीट पाइल्स एंड कंपोजिट पाइल्स, राइट। ये सारी कहानी यहाँ पे हो गई आपकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल, एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल डेसिबल फॉर ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम के लिए बताया था मैंने, ऑडिटोरियम के लिए मैंने बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा सी, ठीक है, 35 से आपका 40, राइट, 35 से 40, ठीक है। तो इसको याद करने का मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ। क्या होता है कि ये जो है ना, जब ऑडिटोरियम में आप जाते हो, मतलब जैसे कि थिएटर में आप जाते हो, तो थिएटर में जब जाते हो तो वहां पे होता क्या है कि एक पति क्या बोल रहा है अपनी वाली को कि पति चल, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो पति से हो गया 35 और 40 से हो गया 4, ऐसे याद रख लो तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन चेक कीजिए जल्दी से। केविटी और हॉलो स्पेस इन अ वॉल इज प्रोवाइडेड फॉर, केविटी एंड हॉलो स्पेस जो प्रोवाइड किया जाता है वॉल में, उस वो किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस, हीट इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन, इफ्लोरेसेंस, राइट। तो इसमें आपका किसके लिए ये यूज किया जाता है आप बताइए, ठीक। देखो केविटी और हॉलो स्पेस, केविटी और हॉलो स्पेस, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ना इसमें आपका सिंपल क्या हो जाएगा, मैं बता दूंगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सिंपल। देखो ये होता है डी का, डी मतलब 1 2 3 4, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस के लिए भी है, ठीक है, केविटी और हॉलो स्पेस इन वॉल, ठीक है, इज प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस, हीट इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन एंड एफ्लोरेसेंस, ये चारों के लिए ये चीज प्रोवाइड की जाती है, राइट। इसको थोड़ा सा देखें अपन अंदर, केविटी और हॉलो स्पेस इन अ वॉल सर्विस, ठीक है, इन अ वॉल सर्विस वेरियस पर्पस सच एज साउंड एंड हीट इंसुलेशन, ठीक है। इट इज बिकॉज एयर बिटवीन द वॉल इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, ये चीज, राइट। इट कैन आल्सो हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस, ठीक है, एफ्लोरेसेंस वगैरह को भी ये रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 13, इफ अ सॉलिड सॉफ्ट, इफ अ सॉलिड सॉफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टार्क, राइट, इज सब्जेक्टेड टू टार्क एट इट्स end such that maximum shear stress does not exceed, ठीक है, does not exceed fs, the diameter of the shaft will be, the diameter shaft will be, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा सिंपल, ठीक है। तो 13 का आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो इक्वेशन होती है, ठीक है, टॉर्सन फार्मूला वो होता है आपका, ठीक है, ते T/J, ठीक है, टाउ बाय आर और जी थीटा बाय एल। तो इसको याद करने का तरीका मैंने एक बार डिस्कस किया था, मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। जो है आपका, है ना, देखो इसको ऐसे लिख दो पहले तो थार, तो थार जो है वो तेज, ठीक है, तेज गोल करता है, थार जो है तेज गोल करता है, ऐसे यहाँ पे ध्यान रख लेना है फार्मूले का। भाई ऐसे फार्मूले बहुत सारे हैं तो आपको याद रखना है। चलो ये चीज हो गई, आगे बात कर लेते हैं, राइट। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, सिंपल ये वाला, ठीक है, 16T/Fs और पावर में आपका, ठीक है, 1/3, ठीक है, ये चीज हो गई। मतलब D³ इक्वल्स टू आपका निकलता है 16T/Fs। जनरल स्टूडेंट को ये याद रहता है ना, पर वो ये भूल जाते हैं कि इधर में Q भी रहता है, ठीक है। तो Q जब ऊपर जाता है तो 1/3 हो जाएगा, तो ये आंसर आपका यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन हम देखेंगे 14 बिना बकवास किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिंपल, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है, कैंटिलीवर बीम में
आपका मोमेंट लगा हुआ है। क्या लगा है? मोमेंट लगा है। आपको बताना क्या है कि इसमें डिफ्लेक्शन बताना है। तो इसका तो भैया बच्चों बच्चों को याद है, तो आपको भी याद होगा ही होगा। आपका इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। ठीक है, ml²/2EI। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं जल्दी से। इफ द लोड on a column is increased to a value that on its removal the deflection remains। ठीक है, if the load on a column is increased to a value that on its removal the deflection remains। ठीक है, the load is known as। ठीक है, डिफ्लेक्शन रिमेन्स, डिफ्लेक्शन रह जाता है, उसके बाद में क्या बोला जाता है? देखो, क्रिटिकल लोड, बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड, ये यहाँ पे आपका क्या क्या बोला जाएगा? तो इसका आंसर सिंपल डी, मतलब ऑल लोड्स। समझ में आ रही बात? क्या हुआ कि इफ एन रिमूवल ऑफ द लोड डिफ्लेक्शन स्टिल रिमेन्स, डिफ्लेक्शन स्टिल रिमेन्स, इट मीन्स दैट द कॉलम हैज ऑलरेडी इल्डेड। बात समझ आ गई है ना? इल्ड हो गया वहां पे कॉलम, एंड हेंस द लोड इज क्रिटिकल लोड। इट में आल्सो बी crippling or buckling load since they also correspond to failure of the column। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लो, क्या टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ शाफ्ट ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क वेरीज फ्रॉम। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस, मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ सॉफ्ट ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क वेरीज फ्रॉम, कहाँ कहाँ से वेरीज करेगा? ठीक है, मैक्सिमम एट सेंटर टू 0 और 8 सरकमफेरेंस। ठीक है, मैक्सिमम एट सेंटर बोल रहा है, टार्क की बात की जा रही है ना? किसकी? टार्क की बात की जा रही है। तो आपका मैक्सिमम कहाँ पे होगा? ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पे होगा? मैक्सिमम एट सेंटर टू मिनिमम एट द सरकमफेरेंस। ठीक है, 0 एट सेंटर टू मैक्सिमम एट सरकमफेरेंस। ठीक है, मिनिमम एट सेंटर टू मैक्सिमम एट सरकमफेरेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 16 का आंसर हो क्या जाएगा? तो इसका आंसर सी, 0 एट सेंटर हो जाएगा और मैक्सिमम आपका सरकमफेरेंस में हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, 0 आपका सेंटर में होता है और मैक्सिमम सरकमफेरेंस में होता है। तो सॉफ्ट बोले तो सॉफ्ट होती है ऐसे, है ना? यहाँ से आपका दिस हो गया, एस टाइप का हो गया, और यहाँ से आपका क्या हो गया? इस तरीके से, इस तरीके से आपकी साठ, इस तरीके से। ठीक है, तो आपका जो 0 होएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आपका टार्क लगता है कुछ इस तरीके से लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ टू बीम्स ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, द फर्स्ट बीम being placed with its top and bottom side horizontally and second beam being placed with one diagonal horizontally। ये क्वेश्चन कितने बार ना पूछ लिया है, कितने बार ना पूछ लिया है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर आपको ध्यान रखना है, √2 इसका आंसर होता है। बात समझ आ रही कुछ? √2 इसका आंसर होता है, रिपीटेड वाला है, याद रखो ये। एक क्वेश्चन एक आपका एक तरीके एक जगह आप रखते हो किसको? इसको स्क्वायर रखते हो और उसको जस्ट आप डायमंड सेक्शन टाइप का रख देते हो। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर क्या होता है? सिंपल √2। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट को याद तो रहता है कि √2 है, पर √2 में अब 1/√2 है या सिंपल √2 है, तो इसमें दिक्कत वाली बात उनको आ जाती है। तो इसमें याद रखना है, ऐसे याद रखो, क्या? सिंपल √2, ऐसे याद रख लो, क्या? सिंपल √2, ध्यान रख लो, सिंपल √2, S√2। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना है मेरे छोटे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे बोल क्या रहा है? इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू इट्स शियर मॉडुलस, देन द पॉइसन रेशियो इज। क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा बोला है। तो यहाँ पे सिंपल किस किस को बोला इसने? शियर मॉडुलस को एंड आपका बल्क मॉडुलस को। ठीक है, तो इसमें आपका फार्मूला सबसे पहले कौन सा फार्मूला लगेगा? 3 के 1 में तुम, आया ना भाई? काम आया ना? आएगा, मेरी ट्रिक हर जगह काम आती है, बस तुम पढ़ते जाओ देखते जाओ बस। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोला क्या है?
और यहाँ पे क्या बोला है उसने, शियर मॉडुलस भी बोला है। शियर मॉडुलस बोले तो रिजिडिटी, और एक फार्मूला यहाँ पे लगेगा, कौन सा, 2G अनुपाम। बोला ना मैंने, सब लगेगा भाई, यहाँ पे सब लगेंगे। ठीक है, तो 2G अनुपम, ठीक है, इक्वल में हो जाएगा 3 के 1 में तुम, 3 के 1 में तुम, ये चीज हो गई, राइट। अब करना क्या है, यहाँ पे चेक करो, बात समझ में आ रही है। बोला है उसने कि मॉडुलस रिजिडिटी, ठीक है, बल्क मॉडुलस एंड, ठीक है, एंड शियर मॉडुलस, दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों इक्वल हो गए मतलब ये तो कैंसिल ही हो गया। उसके बाद में आपको बताना है पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो इसको बताने के लिए आप क्या कर दोगे, यहाँ पे सिंपली 2 + 2 म्यू हो गया, और इधर आपका 3 - 3 दूनी 6 म्यू, ये चीज हो गई। अब आप इसको रेसिप्रोकल इधर उधर कर लीजिए, राइट। तो 2 + 2 म्यू -3 + 6 म्यू इक्वल्स टू 0, ये हो गया कहानी। अब यहाँ से कर लो, ठीक है, ये हो गया तो 8 म्यू हो गया यहाँ पे सिंपल, और ये माइनस हो गया तो आपका कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस, सॉरी, यहाँ पे 8 म्यू - 1, ये चीज इक्वल्स टू 0। तो म्यू बराबर आपका क्या हो गया, 1/8 हो गया ना, 1/8। आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे सिंपल, ठीक है, 1/8 हो गया यहाँ पे सिंपल। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको ध्यान देने वाली बात ये है, आंसर हो गया यहाँ पे आपका ए, क्वेश्चन नंबर 18 का ए। तो ये ऐसी कहानी यहाँ पे होती है, तो ये चीज ध्यान रखो। और दूसरा, ठीक है, ये चीज आप इस तरीके से निकाल लिए, आपने इस तरीके से बड़ी आसानी से निकाल लिया, राइट। और दूसरा तरीका, एक और फार्मूला आपका होता है जो मैं बता देता हूँ, कौन सा फार्मूला होता है, ठीक है। एक फार्मूला आपका होता है 3 के, ठीक है, -2G, और, ठीक है, और 2G + 6 के, ठीक है। या फिर इसको ऐसे याद रख लो, देखो 6K + 2G, है ना, ये 2G, तो तिनके में 2G और छक्के पे 2G, बस ऐसे याद रख लेना है, म्यू इक्वल्स टू। तो यहाँ से तो ये अपन ने कर ही लिए थे, बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ से निकल जाता, पहले ही निकल जाता है ना। तिनके में 2G और छक्के पे 2G, ये याद रखना है आपको, राइट, छक्के पे 2G। चलो, ये आपको फार्मूले याद रखने, सारे फार्मूले याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द बीम AC सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड एट A and C इज पिन ज्वाइंटेड, ठीक है, ये कहानी पूरी दे के रखा है, CD फिगर, बोथ द बीम आइडेंटिकल, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, द वर्टिकल लोड ऑफ 8 किलोमीटर एक्स एट अ पॉइंट, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी इज, डिफ्लेक्शन पॉइंट बी इज, डिफ्लेक्शन आपको पॉइंट बी पे बताना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा मेथड को लगाना पड़ेगा। देखो सिंपल चीज, इसमें ना मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है हम डिस्कस कर रहे हैं किस चीज का, एक मेंस का क्वेश्चन पेपर है ना। और ये सारे क्वेश्चंस आपके फायदेमंद है भैया, ऐसा नहीं कि नहीं है, फायदेमंद तो है ना, फायदेमंद है इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, फायदेमंद नहीं रहता तो क्यों पढ़ते यार, है ना। तो चलिए क्वेश्चन अपन देखते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इसको हम पहले तो ब्रेक करते हैं टू आपके बीम में, ठीक है, यहाँ पे हम RC लगाएंगे, रिएक्शन 8 किलो न्यूटन आपका यहाँ पे आ ही रहा है। और नेक्स्ट आपका कैंटिलीवर बना के फिर से यहाँ पे जस्ट C पॉइंट, ए D पॉइंट, ए पॉइंट, और ये आपका B पॉइंट, राइट, ये चीज हो गया। यहाँ से यहाँ तक है आपकी 1.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, राइट। ये कहानी आपकी यहाँ पर हो गई। अब इसका सबसे पहले आप क्या बनाओ, डिफ्लेक्शन वाला डायग्राम बना लो। डिफ्लेक्शन वाला डायग्राम यदि बन जाता है तो सिंपल आप इसको फर्दर प्रोसीड कर पाओगे। तो आपका डिफ्लेक्शन डायग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसी जगह मैं बनाता हूँ, ठीक है, या फिर इसको बना लेते हैं दूसरे तरीके से। ये हो गई आपकी बीम एक तरीके से, राइट, ये बीम हो गई, यहाँ पे आपका ओ लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कैंटिलीवर के लिए, या फिर आपकी जो डिफ्लेक्शन बनेगा वो इस तरीके से
डिफ्लेक्शन कैसे जाएगा, इस तरीके से, देखो इस तरीके से यूं, और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे ये चले गया, राइट। ये कहानी हो गई। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हो जाएगा आपका यूं, राइट, और ये, ठीक है, इस तरीके से आपका ये कैंटिलीवर, ठीक है, जो कैंटिलीवर है वहां पर, राइट। तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा, ये डिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा डेल सी बाय टू, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये वाला डेल बी, और ये यहाँ पे डेल सी, ठीक है, इधर ही डी है। तो यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। तो जो डेल बी होगा वो सम ऑफ कौन कौन का हो जाएगा, डेल बी, ठीक है, और प्लस में डेल सी बाय टू, ठीक है, दोनों का हो जाएगा ना। चलो, कहानी यहाँ तक पहुँच गई अपनी। अब आगे बात कर लेते हैं किसकी, डेल बी डैश की। डेल बी डैश की बात करते हैं। तो डेल बी डैश निकालने के लिए आप करोगे क्या, सिंपल है। डेल बी डैश निकालने के लिए आप क्या करना है, देखो डेल बी डैश निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पी एल क्यूब बाय 48 ई आई, ये किसके लिए हो जाएगा आपका, सिंपली सपोर्टेड के लिए, है ना। और इक्वल में आपका फार्मूला वार्मूला यहाँ पे सब वैल्यू रख के, पी की वैल्यू 8 है, ठीक है, 3 ये सारी रख दी अपन ने। और यहाँ पे हो गया क्या, 4.5 ई आई, यहाँ से निकल गया आपका डेल बी डैश। अब वहीं पे डेल सी बाय टू करना है। इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई में पी एल क्यूब बाय 3 ई आई, पी एल क्यूब बाय 3 ई आई, ये किसके लिए हो गया आपका, पी एल क्यूब बाय 3 ई आई, ये डिफ्लेक्शन के लिए, राइट, ये डिफ्लेक्शन के लिए हो गया, है ना, पी एल क्यूब बाय 3 आई, ठीक है। कैंटिलीवर के लिए, है ना, कैंटिलीवर के लिए होता है ना आपका पी एल क्यूब बाय 3 आई। चलिए, ये चीज हो गई। तो यहाँ से आप पुट उट करके आपकी वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी 2.25 डिवाइडेड बाय ई आई। बस आपको क्या करना, क्या है यहाँ पे, सिंपल, डेल बी इक्वल्स टू 4.5 प्लस 2.25 डिवाइड बाई ई आई, तो है ही है। तो यहाँ से अल्टीमेट 6.75 ई आई। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की देर, सॉल्व करने का वेट कभी नहीं करना चाहिए। इन सबको याद कर लो। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन गिने चुने क्वेश्चन है जो चारों तरफ से बन बुन के कॉपी पेस्ट होके आते हैं, है ना। तो इसका आंसर तो आप याद ही कर लो, 6 6 7, ठीक है, 6 7, एक तरीके से गिनती ही आपको याद रख लेनी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द ट्रू if the areas of cross section of square and circular beam subjected to equal bending moments are the same, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे समझो बात को, है ना। ये आपकी स्क्वायर एंड आपका सर्कुलर दो बीम आपकी दी हुई है, आपका बेंडिंग मोमेंट सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अच्छा होगा, सर्कुलर बीम इज मोर इकोनॉमिकल, स्क्वायर बीम इज मोर इकोनॉमिकल, बोथ द बीम आर इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड देन दिस। तो आपका आंसर यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नंबर 20। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, स्क्वायर बीम इज मोर इकोनॉमिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा एंड अल्फा टू और दिस, ठीक है। उसके बाद में देखो रिस्पेक्टिवली आर फिक्स्ड बिटवीन टू मेसिव वॉल्स, दोनों आपकी फिक्स है, दो रॉड है, दोनों फिक्स है आपकी, ठीक है। अब इसके बाद में चेक करना आगे, ठीक है, आगे चेक करो, 21 की बात चल रही है, याद रखना, ठीक है ना। चलो, ठीक है, आपने क्या किया, फिक्स कर दिया। अब उसके बाद में बोल रहा है कि आर फिक्स्ड बिटवीन टू मेसिव वॉल्स, द रॉड आर हीटेड सच दैट द अंडरगो द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर, देर इज नो बेंडिंग ऑफ द रॉड, ठीक है, देर इज नो बेंडिंग ऑफ द रॉड इफ अल्फा रेस टू अल्फा टू, ठीक है, 2:3, द एक्सटर्नल स्ट्रेसेस आर इक्वल, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ E1 टू E2, ठीक है। तो आपका यहाँ से सिंपल क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। सिंपल है, करना क्या है आपको, यहाँ पे आपका अरेंजमेंट इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से आपका अरेंजमेंट ये दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पे ये आपका ये चीज इस तरीके से दी हुई है कहानी, ठीक है। ये ऐसे फिक्स है,
ये है 1 एंड ये है 2। अब आपने हिट किया, ठीक है, तो स्ट्रेसेस क्या होंगे, जनरेट होंगे, स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस कैसे, स्ट्रेस होता है क्या एक्चुअली में, सिग्मा इक्वल्स टू होता है आपका ई इंटू, ठीक है, ई इंटू स्ट्रेंथ, ये चीज होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका क्या हो जाएगा, एल अल्फा डेल टी, ठीक है, ये चीज हो गया, और यहाँ पे ई, ठीक है, ये कहानी बन गई। यहाँ पे एल अल्फा डेल टी स्ट्रेन होता है, राइट। चलिए, तो यहाँ से सिग्मा वन निकाल लो, तो सिग्मा वन आपका निकल जाएगा कितना, एल वन अल्फा वन, ठीक है, डेल टी वन एंड ई वन, ये चीज यहां से निकल गई। उसी तरह आपकी सेकंड की अल्फा टू डेल टी टू एंड ई ई टू, ये चीज आपकी निकल गई। अब करना क्या है, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू, ठीक है, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आपका दिया हुआ है कि दोनों जो स्ट्रेस है वो क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों स्ट्रेस यहाँ पे सेम होंगे, ठीक है, सही बात है ना, द थर्मल स्ट्रेस आर इक्वल बोल रहा है, ठीक है, तो आपके इक्वल है। नेक्स्ट, तो आप करोगे क्या यहाँ पे, सिंपल, तो इक्वल कर दो दोनों को, इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, राइट। अब इक्वल करने के बाद में आपकी लेंथ भी सेम रहेगी, ठीक है, ये भी सेम हो गया। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में टेम्परेचर भी सेम है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या अलग अलग होगा, तो यहाँ पे सिर्फ दो चीज अलग होने वाली है, ठीक है, अल्फा, देखो अल्फा एंड ई टू, तो इसमें आपका क्या हो गया, अल्फा वन, ठीक है, डिवाइड में अल्फा टू इक्वल में आपका ई टू डिवाइड में ई वन, ये चीज हो गई, ठीक है। तो अल्फा वन डिवाइडेड बाय अल्फा टू के लिए आपका टू बाई थ्री इक्वल्स टू ई टू डिवाइडेड बाय ई वन, ये कहानी बन गई। तो आपका सिंपल ई वन इक्वल्स टू ई वन, सॉरी ई वन बाय ई टू इक्वल्स टू आपका हो गया क्या, 3/2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 3/2 आपका आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, 3 रेस टू 1, यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ठीक है, मतलब कि सी आपका ये आंसर हो गया। चलिए, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, मुझे ये दूर से ही दिख गया। फेनोमेनन ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ स्ट्रेंथ, स्लो ग्रोथ ऑफ स्ट्रेंथ, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, आपके क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज वो थोड़ा सा फ्रेम करके दे रहा है। भाई सही तो बात है यार, तुमको क्या बस वही चीज दे देगा क्या, थोड़ा सा फ्रेम करके देगा। इसका आंसर हो गया आपका क्रीपिंग, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। अ रेक्टेंगुलर टिम्बर बीम, अरे यार, ये क्वेश्चन है आपका ईएससी का, ये क्वेश्चन है ईएससी का पेस्ट वाला, ठीक है। चलो, अ रेक्टेंगुलर टिम्बर बीम बीडी इज cut out of a cylinder log of diameter d, ठीक है, ठीक है, the width of the strongest timber beam will be, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, इसको आपको सॉल्व करना है, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, तो यहाँ पे वो बोल क्या रहा है, ठीक है, एक आपकी सिलेंड्रिकल लॉग है, उसमें से आपको रेक्टेंगुलर टिम्बर का वो काटना है, ठीक है, बी इंटू डी का, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। सिंपल, देखो आपका इस तरीके से आपका एक लॉग है, राइट, इस तरीके से आपकी क्या है, लॉग है ये। अब यहाँ पे ये कहानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये बन गई, ठीक, यहाँ से लेके चलो, यहाँ से लेके चलो, ये हो गई, ये हो गई कहानी, ये चीज यहाँ तक हो गई, राइट। अब देखो ये डी है, ये आपका बी है, राइट। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, सिंपल, देखो करना क्या है आपको, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल डी स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी। और यहाँ पे सेक्शन जो मॉडुलस होता है सर्कुलर का, सॉरी मतलब आपका रेक्टेंगुलर का सेक्शन मॉडुलस, वो कितना हो जाता है, बी डी स्क्वायर बाय 6, ये आपका सेक्शन मॉडुलस हो जाता है, बी डी स्क्वायर बाय 6, ठीक है। तो बी इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में आपका 6, ये चीज होगी, ये कहानी आप तक आपकी बन गई। अब कुछ नहीं करना है, डी जेड बाय डी बी कर दो, यहाँ से आपका इक्वल्स टू 0 कर दो,
आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई, आपने क्या कर दिया, ठीक है 6, ये यहाँ से आपने कर दिया डायरेक्ट डी स्क्वायर माइनस 3b² इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, ये कहानी बन गई यहाँ से। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, b = d/√3। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ना आपके, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन बड़े सही क्वेश्चन बनते हैं, याद रखो। और ये क्वेश्चन आपके जनरली देखा जाए तो आपके इसी तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है द विड्थ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर बीम विल बी। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर बीम विल बी बोल रहा है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा सिंपल सा आपका बी। ठीक है, d/√3, b = d/√3, ये चीज हो गई। राइट, ये कहानी आपकी बन गई। यदि यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस जेड मैक्स पूछता, तो सेक्शन मॉडुलस जेड मैक्स पूछता तो उसमें आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, और रेशियो यदि पूछ लेता डी बाई बी का रेशियो पूछ लेता तो वहां पे आ जाता क्या, √2, याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24 की बात करो। 24 में क्या बोल रहा है, A rigid frame detailed to provide good ductility and support for both lateral and gravity load by flexural action is called a rigid frame। ठीक है, a rigid frame detailed to provide good ductility and support for both lateral, ठीक है, lateral and gravity loads by flexural action is called। इसमें आपका क्या आंसर होएगा, जरा चेक कीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ये चीज बोल दिया। अब यहाँ पे आंसर देखो, ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, इंटरमीडिएट मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अ रिजिड फ्रेम डिटेल्ड टू प्रोवाइड गुड डक्टिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बोथ लेटरल एंड ग्रेविटी लोड्स बाय फ्लेक्सुरल एक्शन इज कॉल्ड। सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबो आंसर। राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 चेक कीजिए क्या बोल रहा है। ठीक है, a fixed base symmetrical frame is shown in the figure। Write slope deflection equation for moment at B for member AB। ठीक है, a fixed base symmetrical frame is shown in the figure। ठीक है, राइट स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है, फॉर मोमेंट एट बी फॉर मेंबर ए बी। इसके लिए आपको ये चीज बतानी है। राइट, तो इसके लिए क्या हो, कैसे हो जाएगा चेक करना। राइट, कैसे निकालोगे, सिंपल। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो मोमेंट ऑफ, ठीक है, मोमेंट आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एफ बी ए इक्वल्स टू आपका एम एफ ए बी। ठीक है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई लोड ही नहीं है तो कहाँ से आएगा उस पे। उसी तरह आपका एम एफ सी डी इक्वल्स टू एम एफ डी सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद में चेक करना बीच का, ठीक है, एम एफ बी सी, ठीक है, इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, देखो यूडीएल है, इसलिए आपका यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट जो होता है, फिक्स्ड मोमेंट होता है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोमेंट जो होता है एक तरीके से 25 माइनस एल का स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर माइनस कहाँ से आएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है, और डिवाइड में 12। तो डब्ल्यू एल का स्क्वायर डिवाइड में आपका 12 है। ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड में 12 इक्वल्स टू आपका 52 किलो न्यूटन मीटर, ये चीज। राइट, चलिए ये हो गई कहानी। देखो नेक्स्ट बात करनी है, ठीक है, मोमेंट एंड सीबी की बात कर लो, सिंपल। तो इसमें सीबी में बस जस्ट उल्टा हो जाएगा, कोई ज्यादा वो नहीं होने वाला है। ठीक है, उल्टा होके आपका प्लस में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये कहानी आपकी यहाँ तक बन गई।
तो ये यहाँ पे वही चीज हो जाएगी, हालांकि पर प्लस में हो जाएगी, प्लस 52 किलो न्यूटन मीटर। राइट, ये कहानी यहाँ तक हो गई। अब आगे चेक करना, ठीक है। देखो फॉर स्पान ए बी एल ए बी इक्वल्स टू 4 मीटर, ये चीज है। राइट, 4 मीटर आपको ए बी के लिए बताना है। उसके लिए आप स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का जो फार्मूला एक तरीके से होता है, उसको याद रखना आपको बहुत जरूरी है। तो एम बी ए की बात करते हैं यहाँ पे। तो एम बी ए में आपका हो जाएगा एम एफ ए बी, मतलब बी ए, ठीक है। और प्लस में आपका 2 EIL, 2 EIL, और यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा बी प्लस थीटा ए, ठीक है, -3 del/L। ये यहाँ पर हो गई आपकी स्लोप डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन। बस अब आपको करना क्या है, वैल्यूज को पुट करनी है, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है आपको, क्या, एम एफ बी ए प्लस, ठीक है, 2 EIL, क्या चीज, 2 EIL 2 थीटा बी प्लस थीटा ए, 2 थीटा बी प्लस थीटा ए -3 del/L। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, याद रहेगा आपको। देखो, 2 थीटा प्लस थीटा ए, मतलब 2 थीटा बी प्लस थीटा ए -3 del/L, और इधर में 2 EI/L। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और सबसे लास्ट में है माइनस, इधर सब में प्लस प्लस है। तो जैसे कि क्वेश्चन आ गया, बोल देगा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपकी क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन बोल दिया आपको, उसमें बताना पड़ेगा, तो वो चीज ध्यान रखना है आपको। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपकी ये होती है। राइट, एम एफ बी ए, देखो एम बी ए निकालना था आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले एम एफ बी ए इसी से रिलेटेड करके ये कर लिए। उसके बाद में स्टीफनेस आपने यहाँ पे बता दिया 2 EI/L। उसके बाद में 2 थीटा बी प्लस थीटा ए -3 del/EI। बस इक्वेशन में आपको पुट करना है। डेल की इक्वेशन 0 हो गई, थीटा ए की भी 0 हो गया, सॉरी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब बच गया आपका यहाँ पे एम बी ए इक्वल्स टू 2 EI/4, ठीक है। और यहाँ पे 2 थीटा बी इक्वल में आपका हो गया EI/थीटा बी। ये आपकी कहानी यहाँ पे हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे चेक करना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ये भी तो चेक करो। EI/थीटा बी, ठीक है, EI/थीटा बी। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना, क्योंकि क्वेश्चन आपका ना ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, यदि इतने ही पोर्शन में आपका बोला है, इतने ही पोर्शन में आपको बोला है, तो MBA क्या हो जाएगा, सिंपल EI/थीटा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे 26 क्या बोल रहा है, 26 यहाँ पे चेक करो। देखो, a propped cantilever is subjected to a concentrated load of 16 kilonewton at the center of the span. The length of beam this, ठीक है, इतना है, failure rate इतनी है, the reaction at the fixed end and simply supported end are। राइट, इसमें आपका आंसर कैसे निकालोगे। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम आपको बोल के रखा है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर इस तरीके से आपकी बीम है, बीच में आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड, सेंटर पे आपका कितना है, 16 किलो न्यूटन। राइट, ये चीज, ये अब यहाँ पे, यहाँ तक है, आप यहाँ से 2 मीटर है यहाँ तक, और यहाँ से 2 मीटर है। ठीक है, ये कहानी आपकी है, समझ गए बात को। अब देखो आगे, यूजिंग कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन को लगाएंगे और इस चीज को निकालेंगे। ठीक है, देखो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम के लिए कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। राइट, चलिए, तो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, ये है ए, ये है बी, और ये है सी। तो डेल सी जो है यहाँ पे, डेल सी, ठीक है, 0 है। डिफ्लेक्शन एट सी क्या हो जाएगा, 0। राइट, सिंपल सी बात, डिफ्लेक्शन एट सी 0 होएगा ही होएगा। अब आगे बात करते हैं यूजिंग कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन आप लगाओगे तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू 16 किलो न्यूटन लोड। ठीक है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू 16 किलो न्यूटन
लोड, राइट, ये चीज हो गया, प्लस डिफ्लेक्शन आर सी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये आपकी कहानी यहाँ तक बन गई। नेक्स्ट की बात करते हैं आपका 16 इंटू 2 का क्यूब। देखो डिफ्लेक्शन आपको बताना है ना, ठीक है, डिफ्लेक्शन आपको बताना है आपका इसके लिए सिंपल डिफ्लेक्शन आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम आपका एक तरीके से क्या हो जाएगा 16, मतलब कि जो लोड है PL³/3I, PL³/3I होगा ना यहाँ पे, लेकिन सिंपल एक ये चीज याद रखना है आपको, PL³/3I। तो ये हो गया, राइट, 3EI। फिर उसी तरफ आपका इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका सिंपल देखो एक तरीके से यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 16 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे देखो यहाँ पे आप हो गया 2EI, राइट, ये चीज हो गई। समझ में आ रही बात, ठीक है। मल्टीप्लाई आपका 2 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका क्या हो गया 2 हो गया, माइनस में हो गया आपका RC, ठीक है, मल्टीप्लाई 4³ डिवाइडेड में आपका 3EI इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से RC की वैल्यू आप बड़े इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो सिंपल करना क्या है आपको, यहाँ पे 16, ठीक है, इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, राइट, 64, ठीक है, इक्वल में आपका RC मल्टीप्लाई 64 डिवाइड में 3। तो RC की वैल्यू यहाँ पे अल्टीमेट आपका निकाल दिया आपने 5 किलो न्यूटन, ये आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, RC प्लस RA इक्वल्स टू 16 किलो न्यूटन, आपने वर्टिकल फोर्स समेशन इक्वल्स टू 0 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका RA की वैल्यू आ गई सिंपल 11 किलो न्यूटन, राइट, आंसर आ गया आपका यहाँ पे 11 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर C, ठीक है, आंसर आपका C हो गया, ध्यान रखना है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन यहाँ पर होता है, राइट। चलिए, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, समझ रहे हो बात को, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सिंपली। क्वेश्चन नंबर 27 देखो यहाँ पे, द प्राइमरी अननोन इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है, द प्राइमरी अननोन्स इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आर एंड ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग इक्वेशन, राइट। द प्राइमरी अननोन्स, ठीक है, प्राइमरी अननोन्स इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आर, ठीक है, आर आपको बताना है, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में जो प्राइमरी अननोन्स होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो आ गया ना, वही पे मैंने बोला था कि स्लोप डिफ्लेक्शन पे कुछ भी पूछ लेगा, तो आपको पहले तो फार्मूला याद रखना है। तो फार्मूला आपका क्या था, वो एक बार आपका यहाँ पे फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि MBA अपने हमको निकालना है, तो MFBA ये लिख दिए प्लस, ठीक है, ठीक है, उसके बाद में आपने क्या लिख दिया 2EI/L लिख दिया। 2EI/L, टू क्यों ले लिए, क्योंकि एक और दो चीज अपन ने लिखे थे, इसलिए यहाँ पे 2EI/L लिख दिए। बस उसके बाद में टू थीटा बी कर देना है, ठीक है, 2θB, और फिर उसके बाद θA और माइनस में 3 del L, ऐसे आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अननोन्स बताना है, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग, ठीक है, अननोन्स यहाँ पे क्या क्या चीज होती है उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। 27 में सिंपल, तो इसमें आपका हो जाएगा क्या, रोटेशन, ठीक है, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट ज्वाइंट फोर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये चीज आपकी अननोन यहाँ पे होती है, याद रखना है, ठीक है। देखो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज अ डिस्प्लेसमेंट मेथड, क्या डिस्प्लेसमेंट मेथड है, सिंपल सी बात है, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड है इन विच डिस्प्लेसमेंट्स आर टेकन एज अननोन्स, ठीक है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं ना उसको हम क्या लेते हैं, अननोन्स लेते हैं, जिसमें आर टेकन एज अननोन्स एंड आर ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग ज्वाइंट फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन, राइट। तो आपका आंसर होगा क्या, ये रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये चीज रोटेशनल बोले तो ये थीटा चीज हो गया,
और ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोले तो इस तरीके ये वाला चीज, राइट। ऐसे आपको ध्यान याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है यहाँ पे, देखो, अ रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम, रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम, देखो फ्रेम की बात कर रहा है ना, फ्रेम आ गया, ठीक है। विथ थ्री बे, विथ थ्री बे एंड टू स्टोरीज, थ्री बे एंड टू स्टोरीज, ठीक है। टू फिक्स्ड कॉलम, टू फिक्स्ड कॉलम सपोर्ट्स एंड टू हिंज्ड कॉलम, हिंज, ठीक है। द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत समय बाद में ये चीज आपको देखने को मिल रहा है। पहली चीज तो आपको बिल्डिंग बना लेना है, बिल्डिंग टू स्टोरी है, ठीक है। टू स्टोरी आपकी बिल्डिंग है इस तरीके से, ये समझ आ गई बात, ये चीज, राइट। ये फिक्स हो गया, उसके बाद में ये चीज हो गया, देन ये चीज हो गया, और देन आपका ये चीज हो गया, राइट। चलो, अब यहाँ पे अपने को इस चीज का डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालना है, तो क्या हो जाएगी, तो डी एस इक्वल्स टू हो जाएगा 3c माइनस आर डैश, ठीक है। 3c माइनस आर डैश ये आपका क्या है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है। 3c माइनस आर डैश याद रखना है। जो फ्रेम की बात करते हैं अपन, फ्रेम की बात करते हैं, तो फ्रेम में आपका हो जाएगा क्या, 3c माइनस आर डैश, राइट। 3c माइनस आर डैश ये आपको याद रखना है। 3c माइनस आर डैश, इस चीज को याद रख लो। थ्री, तीन सी में, तीन सी में आर, तीन सी में आर, ऐसे याद रखो, तीन सी में आर याद रख लेना है। फ्रेम के लिए क्या हो जाएगा, तीन सी में आर। चलो, इसको अब सॉल्व करते हैं सिंपल, बस। अब जितने क्लोज हैं उतने को, सी का मतलब क्लोज जितने भी रहते हैं उसकी बात करते हैं। नंबर ऑफ कट्स, या क्लोज बोल दो, कट्स बोल दो, ठीक है। नंबर ऑफ कट्स, तो यहाँ पे कट्स एक लगेगा, दो लगेगा, तीन लगेगा, चार लगेगा, पांच लगेगा, छह लगेगा, छह कट्स आपके लग गए। अब रिएक्शन आर, ठीक है। आर कितने कितने यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। आर की हम बात करेंगे यहाँ पे सिंपल, तो आर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, रिएक्शन, जो आर है वो रिएक्शन नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स अप्लाइड टू मेक ऑल ज्वाइंट रिजिड, जो ज्वाइंट्स है आपके उसको रिजिड बनाने के लिए कितने रिस्ट्रेंट की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो ऑलरेडी क्या है, रिस्ट्रेंट है, ये भी रिस्ट्रेंट है, तो इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ना है। अब रही बात इनकी, ठीक है, इनकी, तो ये इसमें दो चीज होती है, क्योंकि ये आपका हिंज है। यदि रोलर रहता तो उसमें यहाँ पे दो रिस्ट्रेंट की जरूरत पड़ती इसको रिजिड बनाने के लिए, तो यहाँ पे एक रिस्ट्रेंट की जरूरत पड़ रही है, एक रिस्ट्रेंट की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे अल्टीमेट जुड़ के कितने, दो रिस्ट्रेंट आपके यहाँ पे लगेंगे, तो डी एस इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3, सिक्स इंटू थ्री माइनस में 2 इक्वल में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा कितना, 16, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये से आपको ध्यान रखना है भाई। तो फ्रेम की यदि बात करें, फ्रेम यार्ड्स की बात करें, तो आपको याद रखना है 3c में आर, 3c में आर ऐसे याद रखना है। थ्री प्रिज्मेटिक, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी जल्दी देखना है आपको, थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो क्या है, जल्दी से खत्म होगा, और जल्दी से अपना क्या है, अपन जल्दी से खत्म कर देंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो हम ज्यादा किए हुए रहेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे चेक करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 29, थ्री प्रिज्मेटिक मेंबर ए बी सी एंड बी डी मीट एट अ ज्वाइंट फॉर अ रिजिड फ्रेम, ठीक है। मीट एट अ ज्वाइंट फॉर अ रिजिड फ्रेम टू बी एनालाइज्ड यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। एनालाइज्ड यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, the distribution factors for members, the distribution factors for members ए बी एंड बी सी आर, ठीक है। इतने आपके सारी चीज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दे दिया है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल एंड अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें याद रखना है, अपने को यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन अभी बाकी है, देखो क्वेश्चन इधर भी है, 29 की बात है ना, क्वेश्चन आपका इधर भी बाकी है, ठीक है। 29 में ये देखो, यहाँ पर है ना, देखो ये सारे आपके वहां पे उनने वो देखे रखा है, ए बी है, ठीक है, फिर बी सी है,
एंड एक सी डी है, ठीक है, इस तरीके का, और सबके लिए यहाँ पे फैक्टर देखे रखा है और तीसरे का बताना है, बी डी का बताना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है, एक चीज याद रखना, अपन ने पढ़े एमडीएम, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो सम होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहली चीज ये याद होना, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ए बी प्लस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी सी प्लस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी डी, राइट, इक्वल्स टू 1। ये कहानी यहाँ पर होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ए बी का हो जाएगा यहाँ पे 0.5 प्लस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी सी का हो जाएगा यहाँ पे 0.3 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो आपको ये निकालना ही है बी डी इक्वल्स टू 1। ये कहानी हो गई। अब यहाँ पे चेक करो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी डी इक्वल्स टू 1 माइनस आपको करके यहाँ पे निकल जाएगी कितनी, 0.2 आपका आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। इसमें क्वेश्चन आपका सिंपल क्या बना देगा कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन सभी सभी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है उनका जो हम सम करते हैं तो वो किस उसके सारे का सम कितने के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है, राइट। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करो जल्दी से। अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर स्पान एल फिक्स्ड एट ए एंड सिंपली सपोर्टेड बी, प्रॉप्ड कैंटिलीवर है ना, ये देखो इस तरीके से, ठीक है, ये आपकी, ठीक। अब इसमें देखो सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्लू, यहाँ पे आपका डब्लू लगा है, ठीक है, रिएक्शन एट बी, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन तो आपको याद ही रख लो, ये क्वेश्चन तो याद ही रख लो, इस क्वेश्चन में आपका पूछता ही पूछता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही याद रख लो, क्या, 5/16, राइट, 5/16। यदि नहीं रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, जो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है ना। यदि टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है तो आप क्या कर दो, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, ठीक है, डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका सिंपल जो रिएक्शन निकल कर आती है वो 5/16 निकल कर आती है। याद रखने का तरीका भी बता देता हूँ, ऊपर में 5 है, नीचे में 6, तो जिसके भी इसमें 5 और 6 आ गया, ठीक है, 5 और 6 कंटिन्यूस आ गया तो आपका आंसर हो जाता है, ठीक है, 5 और 6 कंटिन्यूस आ गया वो आंसर हो जाएगा इस केस में। दी प्रॉप्ट कैंटिलीवर है और यहाँ पे रिएक्शन पूछ रहा है तो, राइट, ये कहानी ध्यान रखनी है। यदि आपको ज़्यादा ही खुजली है तो आपको सॉल्व कर लो, वो कैसे करोगे वो भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए, ठीक है, और यहाँ पे बी, ठीक है, तो ये आर बी आपको निकालनी है, ठीक है, नहीं, आर बी आपको निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा मैं बता देता हूँ, सिंपल देखो, डिफ्लेक्शन बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना, डिफ्लेक्शन बी इक्वल्स टू 0, पहली चीज। तो अब यहाँ पे चेक करना डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू लोड W, ठीक है, ड्यू टू लोड W प्लस डिफ्लेक्शन B ड्यू टू RB, ये चीज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करो, तो आगे आप करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल चीज देखो, W, ठीक है, L³ आपका होता है ना। तो आपका यहाँ से भाई लेंथ, तो आपकी जो लेंथ है L/2 है ना, टोटल लेंथ L है, ठीक है, तो यहाँ पे L³ डिवाइड में आपका 3 हो जाएगा, सिंपल चीज, राइट, प्लस में। अब यहाँ पे चेक करो प्लस में यहाँ पे कैसे आप निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको पहले स्लोप निकाल लेना है, तो WL/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI, ये हो गया स्लोप कैंटिलीवर में, राइट, और मल्टीप्लाई बाय L/2 कर देना है, तो आपका यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकल गया। उसके बाद में करना क्या है, माइनस, देखो ये जो कहानी है ये है आपकी अपवर्ड ड्यू टू डब्ल्यू वाली, राइट, ड्यू टू डब्ल्यू वाली, और अब जो कहानी चलेगी वो है आपकी रिएक्शन वाली, ठीक है। तो रिएक्शन में जो कहानी बनेगी वो बन जाएगा आर बी एल क्यूब बाय 3EI इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे एल क्यों ले लिए अपन ने, पूरा एल क्यों ले लिए, यहाँ पे देखो एल इसलिए ले लिए क्योंकि जो ये आर है, ये आर यहाँ पे टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक के एक तरीके से कैंटिलीवर की तरह एक्ट कर गया, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, ये किस तरीके से एक्ट किया, ये एक तरीके से यहाँ पे हो गया, इसको हमने ले लिए, क्या बोलना चाहिए उसको, देखो ये यहाँ पे हमने ऐसा
इस तरीके अलग अलग करके ले लिए ना अपन ने, अलग अलग करके, समझ रहे हो बात को, ये अलग अलग करके हमने इसको ले लिए। यहाँ पे डब्लू था तो इसके चक्कर में हमने क्या निकाल लिया, एक ये वाला निकाल लिया, WL³/3i निकाल लिए। उसके बाद में हमने क्या कर दिए, स्लोप निकाल लिए, डायरेक्ट स्लोप और मल्टीप्लाई बाय L/2 कर दिए। तो हमारा क्या निकल गया यहाँ पे, फिर दूसरा आपका डिफ्लेक्शन निकल गया। उसके बाद में अब हमने किए क्या, अब हमने किए क्या, जो आरबी है, सिंपल सा जो ये आपका आरबी है ना, तो इस आरबी को हमने किए क्या कि ये चीज हटा दिए क्योंकि इसको हमने ले लिए। तो सिंपल एक तरीके से हमने कैंटिलीवर ही माना इसको और आरबी को लगाया यहाँ पे। बट ये कैंटिलीवर है पर इसका जो लोड लग रहा है वो किधर से लग रहा है, डाउनवर्ड। तो अपवर्ड को हमने क्या ले लिए, प्लस ले लिए, और डाउनवर्ड को हमने माइनस ले लिए। मतलब सॉरी, डाउनवर्ड नहीं, जो डाउनवर्ड है उसको हमने प्लस ले लिए और अपवर्ड को हमने माइनस ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, तो यहाँ से आपकी जब वैल्यू निकालोगे, यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी, पूरे सॉल्यूशन वॉल्यूशन करोगे यहाँ पे, तो आरबी की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आ जाएगी कितनी, 5W/16। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपका आंसर हो गया, राइट। चलो, तो हम ऐसा करते हैं, हमारा जो लेक्चर है वो 1 घंटे लगभग का हो चुका है, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे लेक्चर को आप, हमारे वीडियोस को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए, और जो हमारा बेल है ना, यूलो फैन का, उसे दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।